जान की कीमत क्या हो सकती है? क्या भीड़ की भावनाओं के पीछे प्रशासनिक बदइंतजामी को छिपाया जा सकता है? आज के शो में कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशेंगे। आरसीबी की आईपीएल में जीत, उसके बाद उमड़ी भावनाएं, चूंकि 18 साल बाद ये जीत मिली, और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़, सब पर विस्तार से आज बात होगी। कुछ लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? उन दृश्यों पर भी चर्चा करेंगे जो स्टेडियम के अंदर से आ रहे थे। बाहर लोग दम तोड़ रहे थे और अंदर चल रहा था जश्न। राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, इसके भी ब्यौरे देंगे। शो में बात पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक और यूट्यूबर पर भी होगी। शुरुआती जांच में क्या सामने आया है, कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा और दानिश से क्यों जोड़ा जा रहा है और क्या सबूत मिले हैं। बात सबूतों की हो रही है तो पाकिस्तान में तबाह किए गए फाइटर जेट्स जो हमने पाकिस्तान के तबाह किए, और एडवांस सिस्टम्स पर भी अपडेट देंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान खुद ही अपने प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करते जा रहा है। अमेरिका से लेकर मलेशिया तक पाकिस्तान को झटका लग रहा है। घरेलू राजनीति का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। बीजेपी ने सवाल पर सवाल उठाए हैं। एक दूसरे मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को फटकारा है। चलते चलते जनगणना पर आई एक जरूरी जानकारी, एक सूचना आप तक पहुंचाएंगे। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by नमस्ते इंडिया, शारदा यूनिवर्सिटी एंड सेंसोडेंट के। इंडिया को पसंद है थोड़ा ज्यादा। नमस्ते इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। 4 जून की शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस भगदड़ में अब तक 7 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग घायल हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि अभी मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती। वे स्टेडियम जा रहे हैं। स्थिति को संभालने के लिए 5,000 से ज्यादा लोगों को तैनात किया गया है। इस बीच विचलित करने वाले दृश्य सामने आए। पुलिस और प्रशासन के लोग बेसुध लोगों को उठाकर भागते हुए नजर आए। कुछ मासूम लोगों के बेहोश होने के दृश्य दिखाई दिए। लोग जमीन पर पड़े लोगों को CPR दे रहे थे। अस्पतालों से भी दृश्य सामने आए हैं जहां लोगों का इलाज किया जा रहा है। मौजूदा हालात की जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। अभी फिलहाल मौत की संख्या 11 से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ICU में हैं और अभी तक उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। 11 लोग के भी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो सकता है। और जो ये पूरा मामला हुआ था, सबको पता था कि इतने लोगों का मौत हो चुका था, मगर फिर भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया था RCB मैनेजमेंट और ACA और कर्नाटका गवर्नमेंट। 3 मैनेजमेंट भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा का प्रोग्राम था, मगर उन्होंने कट शॉट किया था। मगर किसके लिए? अगर वो लोग हॉल्ट भी कर सकते हैं। मगर ये एक चीज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि 17,000 लोग बाहर थे, ये अचानक कैंसिल कर दिया तो जो ग्राउंड के अंदर लोग हैं वो भी बाहर आएंगे और बहुत ज्यादा स्टैम्पेड भी हो सकता था। शायद वो एक चीज भी अच्छा था, प्रोग्राम कंटिन्यू किया था, क्योंकि बाहर जो लोग वेट करते वो निकल गए थे और उसके बाद जगह मिला था जाने के लिए। तो एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है इस प्रोग्राम होने की वजह से। तब बस अंदर आने से पहले ही 3 से 4 लोग का मौत का ऐलान हो चुका था। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट को पता था इतना ज्यादा लोग आएंगे, मगर क्यों इतना प्रिकॉशंस नहीं लिया? 35,000 को पीपल को अकोमोडेट करने के लिए स्टेडियम में जगह है, मगर स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम भरने के बाद 35,000 लोग भरने के बाद स्टेडियम के अंदर बाहर और 70,000 लोग वेट कर रहे थे। उनको अंदर जाने को जगह नहीं था और ब्लॉक किया गया था। इतना ज्यादा भीड़ यहाँ पे आ चुका था। इंटेलिजेंस फेलियर है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए था कि इतना ज्यादा लोग आएंगे, हमको परमिशन नहीं देना चाहिए। जब आप विक्ट्री मार्च का परमिशन कैंसिल कर सकते हो, सेलिब्रेशन भी कैंसिल कर सकते थे, क्यों परमिशन दिया था? क्यों जल्दबाजी था गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए? चीफ मिनिस्टर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने बताया कि जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करेंगे और 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन भी अनाउंस किया है। और 11 लोग का मौत हो चुका है। 11 लोग में 6 लोग बोरिंग हॉस्पिटल में, 4 लोग वाइदेही हॉस्पिटल और एक
डिजीज मणिपाल हॉस्पिटल में है और इन्होंने फ्री ट्रीटमेंट भी अनाउंस किया है। जो भी इंजर हुआ है उन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट भी गवर्नमेंट अनाउंस किया है। इस बीच भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेंगलुरु में घटनास्थल के आसपास के कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन और भी एहतियातन कदम उठा रहा है। It should not have been happened. This tragedy should not have been happened. We are with the sufferers. There are small gates. The people entered through the gates. They have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. I ordered magisterial inquiry and I given 15 days time. अब इस घटनाक्रम पर विस्तार से बात करते हैं। 3 जून को आईपीएल 2025 का फाइनल गुजरात के अहमदाबाद में खेला गया था। इसमें आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराया और आईपीएल के इतिहास में पहली बार अपना खिताब ये अपने नाम किया। 18 साल बाद हुई इस जीत पर आरसीबी के फैंस बहुत उत्साहित थे। वजह बड़े बड़े नामों वाली आरसीबी बहुत बार खिताब के पास तो पहुंची लेकिन कभी जीत नहीं पाई थी। ऐसे में जब इस बार ट्रॉफी जीती तो पूरा बेंगलुरु जश्न में डूब गया। आपने आतिशबाजी के दृश्य देखे होंगे। ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु में जून महीने में ही दिवाली मनाई जा रही थी। और भी दृश्य आए थे जिसमें सड़कों पर भीड़ की भीड़ इकट्ठा थी, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और लोग गाड़ियों की छतों पर आईपीएल ट्रॉफी की रेप्लिका लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। 4 जून की सुबह खबर आई कि विजयी टीम आरसीबी का बेंगलुरु में स्वागत सत्कार किया जाएगा खिलाड़ियों का। विधानसभा से विक्ट्री परेड निकलेगी जो चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जाएगी। बाद में खबर आई कि सुबह से जमा भारी भीड़ और ट्रैफिक से जुड़ी चिंताओं की वजह से इस परेड को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्वागत सत्कार का कार्यक्रम तय टाइम टेबल के अनुरूप ही शेड्यूल हुआ। खबर यह भी आई थी कि वैलिड पास वाले लोगों को ही स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी। देखते ही देखते स्टेडियम के भीतर और बाहर भीड़ जमा हो गई। ऐसे कई दृश्य आए जहां लोग स्टेडियम के अंदर जाने के लिए पुलिस और प्रशासन से लड़ते झगड़ते नजर आए। इस बीच कई लोग भीड़ की वजह से बेहोश हो गए। लोगों को ही सुनिए। So the seats and all are full, and that's the reason they're not letting us in. We want to go back, but we're not allowed to go back. Yeah, the gates are all crowded with people. So even though if they open the gates, the people will start coming inside, and there are a lot of people who are actually injured. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there. And even that government should be taken care. Even police people also helpless because if they care means that a lot of people they'll came. समय बीता और खबरों की पुष्टि हुई। पता चला कि जिस ओपन बस में आरसीबी की विक्ट्री परेड होनी थी वो कैंसिल हुई है। तय रूट पर टीम जाएगी लेकिन अपनी उसी बंद टीम बस में। दृश्य भी आए कि टीम के खिलाड़ी विराट कोहली इस बस में ट्रॉफी के साथ बैठे हुए हैं और बस प्रशंसकों की भीड़ से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है। और कुछ ही देर में खबर आई चिन्नास्वामी स्टेडियम से। सूत्रों की माने तो उस स्टेडियम के पास मौजूद ड्रेन के ऊपर कंक्रीट स्लैब रखा गया था। खिलाड़ियों को देखने आई भीड़ इस स्लैब पर खड़ी हुई जो लोगों के वजन से टूट गया। लोग गिरे, घबराए लोगों में भगदड़ शुरू हो गई जिसका नतीजा मौतों के रूप में सामने आया। इस खबर के आप तक पहुंचने तक बेंगलुरु में राहत कार्य अभी जारी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अस्पतालों का दौरा किया और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा कि उत्सव एक दुस्वप्न में बदल गया। राज्य सरकार ने ढंग से इंतजाम नहीं किए। लोगों की जान प्रशासनिक चूक की वजह से गई है। वहीं बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर लिखा कि बेंगलुरु के लोगों से गुजारिश है कि वो जिम्मेदारी से जश्न मनाएं, इस खुशी के मौके को दुख से ओवरशैडो ना होने दें। और भी रिएक्शंस आए हैं, सुनते हैं। ये ट्रेजेडी हुआ ये सरकार के वास्ते, क्योंकि उनको पहले क्या हो रहा है, लोग कितने जम रहे हैं, क्या मेजरमेंट लेना है वो कुछ पता नहीं। ये इनका ये गलती से ये हुआ है। Without any proper preparedness,
state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major. State government was more interested in publicity rather than the society. इस हादसे पर और भी रिएक्शंस आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरु में हुआ हादसा बेहद पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक एक्स पोस्ट किया और उन्होंने बोला कि ये भगदड़ दुखद है और जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। कर्नाटक सरकार सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाए। ये दुखद हादसा एक रिमाइंडर है किस बात का कि कोई भी जश्न किसी इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकता और इस तरह की सभी इवेंट्स में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए और उनका रिव्यू भी होना चाहिए। और इसी बीच एक और ज़रूरी प्रतिक्रिया आई है। इंडिया टुडे से बातचीत में बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि इस इवेंट के लिए एक बेटर प्लानिंग की जा सकती थी और उसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने में बीसीसीआई का कोई रोल नहीं था। लेकिन बोर्ड आगे से इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करेगा। लेकिन आयरनी ने चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। टीवी चैनलों पर एक तरफ भगदड़ की खबर चल रही थी तो एक तरफ स्टेडियम के भीतर से जश्न की तस्वीरें आ रही थीं। जी हां, तयशुदा कार्यक्रम से खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, आरसीबी की जीत का जश्न मनाया गया। खिलाड़ियों अधिकारियों ने माइक थामा और ये दृश्य बने। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ बीते दिनों हमने देखा कि कैसे अलग अलग भगदड़ों में आम लोगों की जानें गईं। बात हाथरस की हो या महाकुंभ की हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हो, हर बार भगदड़ होती है और हर बार इंतज़ामों पर सवाल उठते हैं। यहाँ पर भी वही बात हो रही है। इंतज़ाम क्यों नहीं थे? सवाल उठाए जाने थे तो उठाए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक और भगदड़ हुई, मृतकों की एक और सूची बनी। सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन। इस खबर पर जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर के आता रहेगा। फिलहाल अगली खबर की ओर चलते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. कल यानी 3 जून को भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान पुणे में कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उनसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक सवाल पूछा गया, यही कि हिंद की सेनाओं ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिराए। जवाब में जनरल चौहान ने कहा कि जल्द ही आपको एक आंकड़ा मिलेगा। इस जवाब के तुरंत बाद सेना के सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां आई। इंडिया टुडे के मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट, 2 हाई वैल्यू सर्विलांस एयरक्राफ्ट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मार गिराया, यानी कि कुल मिलाकर के 9। मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को हुए इस नुकसान की जानकारी ऑपरेशनल डेटा के टेक्निकल एनालिसिस के बाद सामने आई है। इन पॉइंटर्स पर नजर डालिए। हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स गिराए गए। एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर की दूरी से सुदर्शन मिसाइल सिस्टम ने निशाना बनाया। भोलारी एयरबेस पर तैनात एक और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को नष्ट किया गया। स्वीडिश ओरिजिन के इस एयरक्राफ्ट को एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल के जरिए नष्ट किया गया। एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह किया गया। रिपोर्ट में सेना के सूत्रों ने बताया कि भारत ने इन ठिकानों पर हैंगर्स को निशाना बनाया था। हैंगर वो जगह होती है जहां एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, पार्क्ड रहते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक अपने एयरबेसेस से पूरा मलबा साफ नहीं किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मलबा साफ होने पर और जानकारियां साफ होंगी। पता चलेगा कि क्या 9 से ज़्यादा पाकिस्तानी विमान तबाह किए गए। मौजूदा आंकड़ों की पुष्टि के लिए भारत ने रडार डेटा का इस्तेमाल किया है। रडार से आने वाले डेटा ने एक रोचक तस्वीर पेश की है। ये पाकिस्तानी विमान भारत के रडार पर पहले दिख रहे थे, लेकिन जब इन विमानों से मिसाइल टकराई तब ये रडार पर दिखना बंद हो गए। अब आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है।
अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स हवा में रहते हैं और एक चलते फिरते रडार का काम करते हैं। बहुत दूर तक मिसाइलों, युद्धपोतों और फाइटर जेट्स को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एक सेंट्रल कमांड की तरह वो काम करते हैं। ज़मीन पर मौजूद रडार्स के साथ वो संपर्क में रहते हैं और अपने फाइटर प्लेन्स को गाइड करते हैं। इनकी मौजूदगी से किसी भी एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स वो होते हैं नॉर्मल रडार्स जिन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सामान्य फाइटर जेट्स के एक पूरे स्क्वाड्रन के बराबर समझ सकते हैं आप। कुछ ऐसा ही महत्व C-130 एयरक्राफ्ट का भी है। आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में इसकी झलक भी देखी होगी। इसी एयरक्राफ्ट में बैठाकर सैनिकों को लंबे लंबे मिशंस पर भेजा जाता है। कार्गो ट्रांसपोर्ट से लेकर के ट्रूप डिप्लॉयमेंट और एयर ड्रॉपिंग से लेकर हवा में ईंधन भरने तक काम में इसका इस्तेमाल होता है। ये विमान मुश्किल रनवेज से उड़ान भर सकते हैं। एक C-130 एयरक्राफ्ट की कीमत 1400 करोड़ रुपए तक हो सकती है। एयरक्राफ्ट्स के अलावा हिंद की सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को भी बड़े पैमाने पर नष्ट किया। ढेर सारे चाइनीज मेड विंग लूंग ड्रोन्स को भी नष्ट किया गया। ये ड्रोन्स मध्यम ऊंचाई पर उड़ते हैं और लंबी दूरी तक जा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी UCV भी ध्वस्त किए। भारत अभी भी डेटा को एनालाइज कर रहा है। इससे में पाकिस्तान को हुए इस नुकसान को और ढंग से समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जुड़े कुछ और सबूत भी सामने आए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा के रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में जैश आतंकियों की कब्रों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन 21 कब्रों में जैश सरगना मसूद अजहर से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ये तो बात थी भारत के सैन्य ऑपरेशन की। अब बात इंटेल के स्तर पर किए जा रहे ऑपरेशन की करते हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 3 जून को पंजाब के मोहाली से जसबीर सिंह नाम के यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। जसबीर जान महल नाम का यूट्यूब चैनल चलाता रहा है। इसके करीब 11 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जसबीर का वास्ता पंजाब के रूपनगर जिले के महलान गांव से है। आरोप है कि जसबीर सिंह पाकिस्तान के इंटेल ऑपरेटिव शाकिर उर्फ जट रंधावा से जुड़ा था और जट रंधावा पाकिस्तान के उस जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। साफ शब्दों में कहें तो जसबीर पर भी इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहा था। पुलिस ने यह भी कहा है कि जसबीर हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के भी संपर्क में था। ज्योति मल्होत्रा पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। जसबीर सिंह पर पुलिस ने कुछ और जानकारी भी साझा की है। दानिश के निमंत्रण पर जसबीर ने दिल्ली में पाकिस्तान नेशनल डे इवेंट अटेंड किया था, जहां उसने पाकिस्तानी अधिकारियों और कुछ अन्य ब्लॉगर्स से मुलाकात की। जसबीर साल 2020, 2021 और 2024 में कुल 3 बार पाकिस्तान गया। जसबीर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ढेर सारे पाकिस्तानी नंबर हैं, जिसके बाद इन डिवाइसेस की फोरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जसबीर ने पाकिस्तानी इंटेल ऑपरेटर्स के साथ अपने संपर्क के सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ज्योति की तरह जसबीर भी पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में था। पिछले महीने ही दानिश को जासूसी के आरोप में भारत से निकाला गया था। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक जसबीर सिंह का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल खंगालने पर कुछ और संदेहास्पद जानकारियां सामने आई हैं। एक वीडियो में ज्योति मल्होत्रा नजर आ रही है। अप्रैल 2024 के इस वीडियो में ज्योति पाकिस्तान में एक सूट की दुकान पर खरीदारी करती हुई दिख रही है। इस बीच जसबीर की गिरफ्तारी से जुड़ी FIR भी सामने आई है। FIR के मुताबिक जसबीर सिंह पाकिस्तानी एजेंट मोहम्मद सुफियान उर्फ सूफी के साथ मिलकर के संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहा था। भारतीय सेना की मूवमेंट और संवेदनशील इलाकों के फोटोज और वीडियो शेयर कर रहा था। जसबीर के खिलाफ BNS की धाराएं 152 और 61(2) लगाई गई हैं। वहीं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अब तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 14 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस और एजेंसियों का कहना है कि इस पूरे जासूसी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान दशकों से भारत में जासूसी कर रहा है और प्रोपेगेंडा तो फैलाता ही है, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी भद पिटवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। भद पिटवाने वालों की लिस्ट में एक बार फिर से अपना नाम दर्ज करवा लिया है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने। दरअसल भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी अपने 2 डेलीगेशंस, उतने ही वो अफोर्ड कर सकते हैं, विदेशों में भेजे। इनमें से एक डेलीगेशन का नेतृत्व बिलावल भुट्टो कर
रहे हैं जो फिलहाल अमेरिका में हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे बिलावल भुट्टो की फजीहत हो गई। हुआ यूं कि बिलावल भुट्टो ने पत्रकारों के सामने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। कहा कि इस हमले का भारत सरकार राजनीतिकरण कर रही है ताकि भारत के मुसलमानों के प्रति नफरत भरी जा सके। बिलावल का ये कहना था कि वहां मौजूद एक पत्रकार ने उनकी बातों को तुरंत काउंटर किया। पत्रकार ने बिलावल भुट्टो से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हालिया आतंकी हमले का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है जिससे भारत के मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। लेकिन सर, मैंने दोनों देशों की प्रेस ब्रीफिंग देखी है और जहां तक मुझे याद है भारत की तरफ से मुस्लिम अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी। इतना सुनना था कि पाकिस्तान के रसूखदार परिवार से आने वाले बिलावल भुट्टो का मुंह छोटा हो गया। मुंडी हिलाई, बिना कोई तर्क वितर्क दिए कहा, जहां तक ऑपरेशन की बात है आप एकदम सही कह रहे हैं। ये तो हुई बिलावल भुट्टो की फजीहत की बात। अब बात उनके कबूलनामे की भी करते हैं। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों खासकर संयुक्त राष्ट्र में लगातार उठाता आया है। बिलावल भुट्टो ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि पाकिस्तान को इन प्रयासों में लगातार असफलता मिल रही है। उन्होंने कहा, जहां तक संयुक्त राष्ट्र के भीतर और सामान्य तौर पर कश्मीर मुद्दे का सवाल है, हम जिन दिक्कतों का सामना करते हैं वे अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की फजीहत मलेशिया में भी हुई। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को दुनिया के सामने रखने के लिए एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजा हुआ है। इन्हीं में से एक डेलीगेशन को मलेशिया जाना था। 9 सदस्यों के इस डेलीगेशन का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान ने अपनी टांग अड़ाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए उसने धर्म का कार्ड खेला। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी ने मलेशिया के अधिकारियों से कहा कि आप भी एक इस्लामिक देश हैं, हम भी एक इस्लामिक देश हैं, आप भारत के डेलीगेशन की बात मत सुनिए और मलेशिया में उनके सभी प्रोग्राम्स कैंसिल कर दीजिए। लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। डेलीगेशन के 10 प्रस्तावित कार्यक्रमों को मलेशिया ने मंजूरी दे दी। भारतीय डेलीगेशन ने मलेशिया के मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की। वहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनाए गए भारत के नजरिए को सामने रखा। मुलाकात करने के बाद ये डेलीगेशन दिल्ली वापस लौट आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो न्यू नॉर्मल है वो भी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर और न्यू नॉर्मल जो है जो इंडिया अब अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है इट्स एक्ट ऑफ वॉर या इंडिया किस टाइप से रिटेलिएट करेगा मिलिट्री माइट के साथ, वो भी हम लोगों ने बताया कि ये प्रॉक्सी वार है। ये पूरा का पूरा वहां का जो उनके आर्मी चीफ जिस हिसाब की भाषा एक सप्ताह पहले बोले थे और 15 को बोले और 22 अप्रैल को एक घटना हो गया, वो हेट स्पीच था। तो ये हम लोगों ने लोगों को एक्सप्लेन किया। पाकिस्तान की बात हो रही है तो उससे जुड़ी एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने पाकिस्तान को $80 करोड़ यानी 6,861 करोड़ रुपए का लोन देने का कर्ज देने की घोषणा की है। ये पैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत देने की बात कही गई है। एडीबी की वेबसाइट के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एडीबी के फैसले का कड़ा विरोध किया है। कहा है कि वो इस फंडिंग को सख्ती से नियंत्रित करे ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। भारत ने इस बात की और भी ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान का सैन्य खर्च बढ़ रहा है जबकि वहां विकास कार्यों पर कम खर्च किया जा रहा है। एडीबी इससे पहले 31 दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान को $43.4 अरब यानी करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। ऐसा नहीं है कि एडीबी ने केवल पाकिस्तान के लिए फंड की घोषणा की है। इसके पहले मई के आखिरी हफ्ते में एडीबी के अध्यक्ष मासातो कांडा भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने यहाँ 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के उद्देश्य से, उसके मकसद से एक 5 वर्षीय पहल की घोषणा की। इसके तहत $10 बिलियन यानी 85,000 करोड़ रुपए की निवेश दिए जाने की बात भी कही। एडीबी एक ऐसा बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में विकास में मदद करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। 69 देश इसके सदस्य हैं। जापान और अमेरिका इसके सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है और इसका चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदार है। एडीबी का मकसद गरीबी को कम करना और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करना है। और इस खबर के आखिर में आपको कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े 2 अपडेट भी बताते हैं। कल के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था राहुल गांधी के बयान के बारे में। राहुल गांधी ने भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहकर संबोधित किया था। दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी झुक गए। अब इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के बयान पर
पर बैक टू बैक 3 पोस्ट किए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का भी घोर अपमान है। इससे पहले भाजपा ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से जुड़ा दूसरा अपडेट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अदालत ने राहुल गांधी की एक याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसमें भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की छूट नहीं है। दरअसल राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना का अपमान किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट वगैरह के बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, 20 भारतीय सैनिकों को मारा और अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा। भारतीय मीडिया इस बारे में सवाल नहीं करता। क्या ये सच नहीं है? देश ये सब देख रहा है। राहुल के इस बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मानहानि का केस दर्ज हुआ था। मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दर्ज कराई थी। इसके बाद लखनऊ के एक कोर्ट ने राहुल को समन जारी किया था। राहुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करके समन और केस को रद्द करने की मांग की थी। बड़ी खबरें यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहली सुर्खी देश के न्यायाधीशों से जुड़ी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर के कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान उन्होंने न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करने और चुनाव लड़ने पर चिंता जताई। CJI गवई ने कहा कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसले दिए थे। CJI गवई ने UK में अपने भाषण में कॉलेजियम सिस्टम पर उठ रहे सवालों को भी एड्रेस किया। वो बोले कि न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम करने और न्यायपालिका की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए भारत में कॉलेजियम सिस्टम लागू किया गया है। ये माना कि इस सिस्टम की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन जोर देकर यह भी कहा कि कोई भी समाधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के CJI का यह बयान तब आया है जब आवास से कैश पाए जाने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। संसद में कॉलेजियम को ध्वस्त करने और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत जजों की नियुक्ति करने की बात फिजा में है और इधर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा की तरह इस कॉलेजियम सिस्टम का बचाव किया है। अगर आपकी इस पूरी बहस को जानने में दिलचस्पी है तो आप ललन टॉप शो का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगली सुर्खी देश की जनगणना को लेकर के है। केंद्र सरकार ने आज जानकारी दी है कि देश में अगली जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इस तारीख से पहला चरण शुरू होगा जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और अन्य पहाड़ी और बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में होगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा जो देश के बाकी हिस्सों को कवर करेगा। ये प्रक्रिया 3 साल तक चलेगी। इस जनगणना को कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि ये यही वो जनगणना है जिसमें जातिवार आंकड़े भी इकट्ठा किए जाएंगे। इसके अलावा इस जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में देश का चुनावी हुलिया भी बदलेगा, यानी सीटों में फेरबदल होगा। साथ ही इस परिसीमन के बाद चुनाव में महिला आरक्षण भी निर्धारित होना है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।